अभी अपन लिमिटेशन एक्ट स्टार्ट करेंगे। लिमिटेशन एक्ट में अपने कुछ अगली क्लास में भी पढ़ा था, तो थोड़ा बहुत हल्का उसके बारे में रिकॉल करेंगे और उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं, पूछ सकता हूँ? आप तो नए नए आए हो, पर पढ़ा तो होगा लिमिटेशन, पहले पढ़ा है ना? तो लिमिटेशन एक्ट के एक्ट नंबर क्या है पता नहीं आपको? भी मनीष भी है? हाँ, आपको? एक्ट नंबर 32 नहीं है, 36 अच्छा मैंने देख के आया। एक्ट नंबर 36 है इसको, ठीक है। ये इसको राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली देव सिंह जी? नहीं आ रहा? नहीं। 5 अक्टूबर 1963। 5 अक्टूबर 1963। क्या बात है प्रेम, आज अच्छी तैयारी के साथ है। बादाम वगैरह, काजू अखरोट वगैरह खाए आज प्रेम ने। बढ़िया बढ़िया। फिर से इसकी लगा हुआ। हाँ, तो लिमिटेशन एक्ट को लागू कब हुआ? लिमिटेशन मनीष भैया बताओ, लिमिटेशन लागू कब हुआ? 1 मार्च 1964। 1 मार्च 1964 को तो एसआरए लागू हुआ था। 1963 है 1964 ही लागू हुआ था ये भैया। आप 1 जनवरी 1964। 1 जनवरी 1964 को लागू हुआ था। इसमें टोटल कितने सेक्शन है योगेश? 36 या 38। हाँ बताओगे। 31 क्या मिस में अच्छी तैयारी। और इसका टोटल भाग कितने? 3 भाग। 5 भाग। और अनुसूचियाँ कितनी है इसमें? 137 अनुसूचियाँ कितनी? परिविष्टियाँ नहीं पूछा, अनुसूची कितनी है? देव सिंह जी, एक अनुसूची है। परिविष्टियाँ कितनी है ये आप बताओ? 137। क्या नाम बताया? भूल गया। कार्तिक भैया, हाँ। तो और अपन ने क्या पढ़ा था इसमें? कहाँ एक्सटेंड है इसका? संपूर्ण भारत। पूरे भारत में लागू है। जम्मू कश्मीर वाला कब हटा? 2019। अच्छा, कौन सा एक्ट से हटा? जम्मू कश्मीर में इसका विस्तार कब हुआ? 1 अक्टूबर 2019। तो एक एक्ट का नाम क्या था जिससे जम्मू कश्मीर अधिनियम 2019। हाँ, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। हाँ। तो अपन आज इससे आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कल थोड़ा और अच्छी तरह से पढ़ के आना, जिससे कि क्वेश्चन आंसर सेशन अच्छा जाएगा अपना। यस सर। ठीक है। अपना क्या यहाँ मोटिव, यहाँ आके बैठना, टाइम पास करना, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, वो मोटिव नहीं है। अपना मोटिव क्या है? कुछ हासिल करना, कुछ सीखना। आप कुछ सीखोगे, मेरे को खुशी होगी कि यार मैं पढ़ा रहा हूँ, आप मेहनत कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ाने से पहले मुझे कई गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब यहाँ आ पाता हूँ। मेरे को 2 लैंग्वेज याद करनी पड़ती है, आपको तो 1 लैंग्वेज जो आपका मीडियम है वही याद करना है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम याद करना। तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, ऐसी आप भी मेहनत करोगे तो अभी जेलों की वैकेंसी आने वाली है, 12 पोस्ट है, इसके बाद 168 आ रही है। क्या पता अपन अपने में से ही कोई 1-2 हो जाए, तो अपन को एक अच्छी खुशी होगी कि अपन सब मिलकर पढ़ रहे थे, आज 2-4 का सिलेक्शन हो रहा है। तो अपन लिमिटेशन एक्ट पढ़ेंगे। तो लिमिटेशन एक्ट में अपन ने कल सेक्शन 1 किया था, आज सेक्शन 2 डेफिनेशन पढ़ेंगे। सेक्शन 2 डेफिनेशन का अपन स्टार्ट करेंगे। इसमें अपन ऐसा पढ़ेंगे कि 3-4 डेफिनेशन अपन पढ़ेंगे, फिर अगला सेक्शन पढ़ेंगे, जिससे कि डेफिनेशन एक साथ नहीं पढ़ी जाए, ताकि 2-4 दिन अगर डेफिनेशन अपन कंटिन्यू पढ़ेंगे तो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती है। मेंस में भी क्वेश्चन आता है, प्रीलिम्स में तो आता ही है 101%। कोई न कोई तो डेफिनेशन जरूर, हर एक्ट में से डेफिनेशन में से कोई न कोई क्वेश्चन रहता ही है। ठीक है, तो अपन आज 3-4 डेफिनेशन पढ़ेंगे इसकी, उसके बाद में फिर सेक्शन 3 स्टार्ट करेंगे, फिर ऐसे ऐसे सेक्शन पढ़ेंगे, कल वापस ऐसे डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो सेक्शन जो 2 है उसमें फर्स्ट डेफिनेशन है आवेदक। हिंदी में कहे तो आवेदक, और इंग्लिश में अगर कहे तो एप्लीकेंट। एप्लीकेंट पहले तो अपन हिंदी में नॉर्मली समझेंगे कि आवेदक होता क्या है, उसके बाद में अपन लॉ की भाषा से आवेदक क्या होता है। आवेदक अगर नॉर्मल भाषा में समझे तो कोई भी आवेदन अपन करते हैं। मान लो कि कोई एमएलए एमपी है, वो अपने चुनाव के लिए पर्चा भर रहा था, वो भी अपना आवेदन कर रहा है, नॉमिनेशन फाइल कर रहा है। अपन कोई भर्ती के लिए पर्चा भरते हैं तो वो भी आवेदन होता है कि अपन ने जेलों के लिए आवेदन किया, आरजेएस के लिए किया, एपीओ के लिए किया, या और भी कई चीजें हैं जिसमें आवेदन होता है। ठीक है, लेकिन अपने को लिमिटेशन के हिसाब से, लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है आवेदन का?
वो अपने को समझना है। तो अपन पहले इंग्लिश मीडियम में अपन जानेंगे कि लिमिटेशन है, क्योंकि अगर हिंदी हिंदी चलेंगे तो इंग्लिश मीडियम वाले सोचेंगे कि हम तो अल्पसंख्यक हो गए, तो वो ऐसे पिछड़ा हुआ महसूस करेंगे। तो अपन पहले एप्लीकेंट की डेफिनेशन क्या है। एप्लीकेंट की मीन्स में डेफिनेशन नहीं दे रखी है इसमें इंग्लिश में कि भाई इसका मतलब क्या है, ये नहीं दे रखा है। इसमें ये दे रखा है कि इसमें इंक्लूड क्या है, इसके अंतर्गत आता कौन है, आवेदक कौन कौन हो सकता है। तो आवेदक एप्लीकेंट इंक्लूड्स ए पिटिशनर, एनी पर्सन थ्रू or from his whom an applicant derives his right to apply, and another any person through or from whom an applicant derives his right to apply, any person whereby an applicant represent his asset as executor, administrative और any other representative। तो अब अगर इसको अपन हिंदी में देखें कि हिंदी क्या कहती है, इसकी हिंदी आवेदन के अंतर्गत क्या आता है ये परिभाषा देती है, न कि आवेदन है क्या ये परिभाषा देती है। आवेदक कौन कौन हो सकता है, आवेदक के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है, ये डेफिनेशन है क की। आवेदक के अंतर्गत पहला तो है कोई अर्जीदार आता है, ठीक है, पहला कोई भी अर्जीदार आ सकता है, और कोई भी ऐसा व्यक्ति या वह व्यक्ति जिसके द्वारा या जिसके माध्यम से आवेदक का आवेदन करने का अधिकार उत्पन्न होता है वो इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। और एक और आता है ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जिसकी संपदा का प्रतिनिधित्व आवेदक द्वारा निष्पादक, प्रशासक या किसी अन्य प्रतिनिधि के तौर पर किया जाता है, तो वो भी आवेदक है, ये लॉ कहती है, ठीक है। आवेदक के अंतर्गत ये तीन आए, अपन ने पहला पढ़ा अर्जीदार आता है जो अर्जी करता है, दूसरा एक कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसके माध्यम से आवेदक को आवेदन करने का अधिकार उत्पन्न होता है, ठीक है। तीसरा इसके अंतर्गत ऐसा आता है कि वह कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी संपत्ति को जो आवेदक है वो निष्पादक, प्रशासक या किसी अन्य रूप में प्रतिनिधित्व करता है, तो वो व्यक्ति भी आवेदक के तौर पे गिना जाएगा। इसकी फर्स्ट डेफिनेशन ये। इसकी सेकंड डेफिनेशन है आवेदन की। आवेदन सेम वही है कि इसमें आवेदन को कोई शब्दों के रूप में नहीं बताया गया है कि आवेदन क्या होता है, आवेदन के अंतर्गत क्या आता है ये बताया गया है, ठीक है। जैसे अपन ने आवेदक पढ़ा, तो आवेदक कौन होता है, जो आवेदन करता है। सीधी सी अगर एक शब्द में समझे तो आवेदक वो होता है जो आवेदन करता है, ठीक है। आवेदक में कौन कौन शामिल है वो डेफिनेशन फर्स्ट में दे रखा है। सेकंड डेफिनेशन है आवेदन की, कि आवेदन क्या होता है ये नहीं बताया गया। आवेदन के अंतर्गत क्या आ सकता है वो सिर्फ एक शब्द में बताया गया है कि एप्लीकेशन इंक्लूड्स ए पिटीशन। आवेदन के अंतर्गत अर्जी आती है, ये सिर्फ एक लाइन में इसकी डेफिनेशन दे रखी है कि आवेदन के अंतर्गत अर्जी आती है, ठीक है। देर से बताना फोन आ रहा है नीचे कुछ कर रहा है। तो अपन ने दो डेफिनेशन पढ़ी, पहला तो है आवेदक की, दूसरी है आवेदन की, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है? आवेदक क्या होता है, कौन कौन आता है आवेदन के आवेदक के अंतर्गत? अर्जीदार आता है, अर्जीदार आता है, वो व्यक्ति जिसकी संपदा निष्पादक करने वाला व्यक्ति। नहीं, वो थर्ड पॉइंट था। सेकंड पॉइंट क्या था? सेकंड पॉइंट नहीं आ रहा, आओ दो किसी से अधिकार व्युत्पन्न होता है हाँ, उसका। अर्जीदार जिसके माध्यम से आवेदन करने का अपना अधिकार उत्पन्न करता है, आवेदक जिसके माध्यम से, वो भी इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अपन ये क में क्या है, कौन सी डेफिनेशन पढ़ी प्रेम? हाँ, आवेदन की परिभाषा। अब थर्ड डेफिनेशन इसकी विनिमय पत्र, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज, अगर इंग्लिश में बोले तो बिल ऑफ एक्सचेंज सेम यही है। अगर विनिमय पत्र की तो परिभाषा इसमें शाब्दिक नहीं दे रखी कि शाब्दिक क्या होती है, लेकिन जैसा अपन पढ़ते आए, जैसा अपन ने स्कूल टाइम में भी पढ़ा है, कॉलेज टाइम में भी पढ़ा है कि विनिमय क्या होता है। विनिमय एक व्यापार होता है, किसी के माध्यम से हो सकता है, चेक के माध्यम से होता है, हुंडी के माध्यम से होता है, ऐसे कई माध्यम है जिससे अपन विनिमय करते हैं। तो विनिमय एक विनिमय पत्र के द्वारा किया जाता है, ठीक है। उसके अंतर्गत क्या आता है वो इसमें डेफिनेशन दे रखी है,
ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज इंक्लूड्स अ हुंडी एंड अ चेक। इसके अंतर्गत दो आता है, एक तो आता है हुंडी, दूसरा चेक। इसमें दो आता है, एक तो हुंडी आती है और एक चेक आता है, ठीक है। ये बहुत सीधी डेफिनेशन है, याद रखनी है। ऑप्शनल में आ सकती है प्रीलिम्स वगैरह में कि भाई विनिमय पत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है। हुंडी क्या है? हुंडी पहले के जमाने में। हाँ, पहले के जमाने में हुंडियाँ चलती थी। हाँ, वो हुंडी है, ये एक व्यापार का हिस्सा होती है। चेक कैसे होता है, अभी चेक चलता है, अपन चेक, ऐसे हुंडियाँ होती है। हाँ, तो अपन इसका थर्ड जो डेफिनेशन है वो पढ़ेंगे बंद पत्र, सॉरी फोर्थ डेफिनेशन बंद पत्र पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में प्रतिवादी की डेफिनेशन है, तो अपन ने थर्ड डेफिनेशन पढ़ी विनिमय पत्र की। इसके अंतर्गत क्या आता है प्रेम भाई? हुंडी और चेक। याद होगी प्रेम भाई को पूरा एकदम तगड़ी। क्या आता है? सब इसके अंतर्गत हुंडी और चेक दोनों चीजें आती हैं। अच्छा, चेक वगैरह बहुत। तो देखो अभी अपन ने विनिमय पत्र पढ़ा था, थर्ड डेफिनेशन थी विनिमय पत्र की। विनिमय पत्र के अंतर्गत हुंडी और चेक आता है, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे बंद पत्र क्या होता है। बंद पत्र मतलब एक, अपन पीएनएसएस में भी पढ़ेंगे इसको, एक शर्त टाइप का होता है कि वो एक कोई व्यक्ति होता है, वो एक लिखित निष्पादित करता है किसी शर्त पर कुछ रुपये देने के लिए, एक लिखित निष्पादित करता है, वो होता है बंद पत्र, ठीक है। इसमें ऑब्लिगेशन होता है उस किसी व्यक्ति पे, और उस कुछ शर्तों के अनुसार होता है, कुछ सर्टेन शर्तें इम्पोज की जाती है, और उन शर्तों को अगर ऐसा कोई विशेष कार्य करके कर दिया जाता है या नहीं किया जाता है, तो उसके आधार पर ये जो बंद पत्र है इसको शून्य भी घोषित किया जा सकता है। इसके आधार पर आपको बैरेक्ट नहीं लगे तो उधर देख लो क्योंकि बैरेक्ट के बिना तो ऐसे मतलब बैठने से समझ में नहीं आएगा। हाँ, बंद पत्र मतलब एक लिखित होती है। हाँ, आप भी ले लो जो। बंद पत्र मतलब एक तरह की लिखित होती है जो एक विशेष शर्तों के अनुसार एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कुछ पे करने के लिए खुद को ऑब्लिगेशन में बांधता है, ऑब्लाइज करता है खुद को कुछ सर्टेन शर्तों के आधार पे। अगर उन शर्तों के अनुसार कोई स्पेशल कार्य कर दिया जाता है या नहीं कर दिया जाता है तो उसको शून्य घोषित किया जा सकता है। जो ये बंद पत्र है उसको शून्य घोषित करवा जा सकता है, उसमें ऐसी शर्तें अधिरोपित की जाती है। ये होता है बंद पत्र, ठीक है। अब आता है अगली डेफिनेशन, प्रतिवादी क्या होता है, ठीक है। डिफेंडेंट क्या होता है? प्रतिवादी वो व्यक्ति होता है, वह कोई भी व्यक्ति जिसके माध्यम से वो जो प्रतिवादी है अपना ये सू करने के लिए, अपना प्रतिवाद करने के लिए अपना अधिकार उत्पन्न करता है। जिस प्रतिवादी का जिस व्यक्ति के माध्यम से अधिकार उत्पन्न करता है वो भी प्रतिवादी होता है, ठीक है, प्रतिवाद करने के लिए। और दूसरा इस सेकंड पॉइंट में ये कह रखा है कि वह कोई भी व्यक्ति जो जिसकी संपदा को प्रतिवादी एज ए निष्पादक, एग्जीक्यूटर, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर और किसी अन्य रिप्रेजेंटेटिव, किसी अन्य प्रतिनिधि के तौर पे भी अगर उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है तो वो भी प्रतिनिधि कहलाता है, वो भी प्रतिवादी कहलाता है, ठीक है। निष्पादक, प्रशासक और कोई अन्य प्रतिनिधि के रूप में अगर उसकी संपदा, किसी व्यक्ति की संपदा का प्रतिनिधि कर रहा है तो वो भी प्रतिवादी है। सीधी सी भाषा में समझे तो निष्पादक, प्रशासक और कोई अन्य प्रतिनिधि, ये इसके लिए की वर्ड है। इसको याद रखना है कि किस आधार पे वो संपदा का प्रतिनिधित्व करेगा, निष्पादक के रूप में, प्रशासक के रूप में, किसी अन्य रूप में। अगर इंग्लिश में समझे तो इसको एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और किसी अन्य रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, ठीक है। ये अपन ने पढ़ी डेफिनेशन, ठीक है। अब अपन सेक्शन 3 की तरफ जाएंगे। आज अपन ये 4 डेफिनेशन अपन ने पढ़ी, इसको कल याद करके आएंगे, उसके बाद में अगली डेफिनेशन करेंगे, क्योंकि डेफिनेशन है याद करना बहुत जरूरी है। और अगर अपन कंटिन्यू 2-2, 4-4 करके डेफिनेशन लेके चलेंगे तो अपने को याद हो जाएगी, जैसा अपन बीएनएसएस में करते हैं। योगेश और इनको तो पता ही है, आप तो आज आए हो तो आपको इतना पता नहीं होगा। बाकी समझ में आ रहा है? ठीक पढ़ा रहा हूँ फिर? ठीक, अगर ठीक पढ़ा रहा हूँ तो ठीक है, ठीक। अब सेक्शन 3 है परिसीमा काल। मतलब सेक्शन 4 से लेके 24 तक के मध्य परिसीमा काल के बाद में, विहित काल के बाद में अगर कोई वाद अपन दायर करते हैं, वाद, अपील या आवेदन, सेक्शन 4 से लेके 24 तक में जो बताया गया है उसमें परिसीमा काल या विहित काल के बाद में अगर कोई भी अपन वाद, अपील या आवेदन करते हैं
तो उसको प्रतिरक्षा का जो मुद्दा है, जो प्रतिवादी है, वो अपनी प्रतिरक्षा करने के सिवाय भी कोर्ट खारिज कर सकता है उस वाद अपील या आवेदन को। जरूरी नहीं है कि उसके लिए प्रतिरक्षा करेगा प्रतिवादी तभी उसका वाद अपील या आवेदन परिसीमा काल या विहित काल के आधार पर खारिज किया जाएगा। ये इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, इसके क्लॉज फर्स्ट में ये दे रखा है, ठीक है, सेक्शन 3 के। और इसके बाद में कि वाद अपील आवेदन कब किया हुआ माना जाएगा, जैसे इसमें ये बताया गया कि वाद अपील आवेदन अपन कर दे, अगर ऐसा कोई वाद अपील आवेदन है जो परिसीमा काल या विहित काल के बाद किया गया है, तो कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि उसका परिसीमा काल चेक करे कि विद इन लिमिटेशन है या वो सूट या नहीं है। चाहे अगर प्रतिरक्षा नहीं कर रहा है प्रतिवादी तो भी उसका सूट खारिज किया जा सकता है, अपील आवेदन खारिज कर सकता है आवेदक को, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब वाद कब किया हुआ माना जाएगा, कब कह सकते हैं कि ये वाद हुआ है, अपील कब हुई है, आवेदन कब हुआ है। तो सामान्यतः अगर बात समझे अपन, अगर सामान्य किसी भाषा में समझे तो मान लो मनीष जी है, मनीष जी ने प्रेम जी के ऊपर कोई सूट किया है, तो मनीष जी कहाँ कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में सिविल सूट लाया, तो उसी दिन से इनके खिलाफ वाद किया हुआ माना जाएगा। नॉर्मल भाषा में ये होता है कि जिस दिन आप वाद लाते हो किसी भी अधिकारी के समक्ष, जो उसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, ठीक है, उस अधिकारी के समक्ष आपने वाद लाया, उसी दिन से आपका वाद स्टार्ट हो गया। पहला पॉइंट तो इसका यही कहता है। जो अपन को नॉर्मल लैंग्वेज में अपन अगर लॉ नहीं भी करते ना, जो अगर सामान्य नागरिक भारत के नागरिक होते तो भी अपने को पता होता कि भाई वाद अपील आवेदन कब से माना जाएगा, उस दिन से माना जाएगा जिस दिन से अपन ने अधिकारी के समक्ष जाके आवेदन कर दिया, अपील कर दी, वाद ला लिया कि भाई प्रेम से मेरे को ये डिस्प्यूट है, आप शॉर्ट आउट करवाओ, तो उस दिन से अपन को वाद मान लिया गया, ठीक है। लेकिन इस लिमिटेशन का सेकंड और थर्ड और फिर धीरे धीरे जो पॉइंट है वो अलग अलग कहते हैं। इसका सेकंड पॉइंट कहता है कि अकिंचन के रूप में वाद कब माना जाएगा। अकिंचन का अर्थ होता है गरीब, निर्धन, ठीक है, निर्धन, जैसे कि निःशुल्क विधिक सहायता उसके लिए स्टार्ट की गई है। तो जैसे कोई अगर उसके पास पैसे वगैरह नहीं है सूट लाने के लिए, तो वो पहले अकिंचन के रूप में वाद लाने के लिए आवेदन करेंगे कि साहब मेरा ये डिस्प्यूट है, कार्तिक भाई के साथ डिस्प्यूट है या मनीष भाई के साथ डिस्प्यूट है, मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे विधिक सहायता उपलब्ध करो। तो उसका वाद तब माना जाएगा जिस दिन से उसने आवेदन कर लिया अकिंचन के रूप में। जिस दिन से अकिंचन के रूप में आवेदन किया है उसी दिन से उसका वाद दायर किया गया, अपील आवेदन दायर किया, वो माना जाएगा। बात आई समझ में कि भाई उसने जिस दिन भी कहा कि मुझे विधिक सहायता दो, निःशुल्क विधिक सहायता दो, उस दिन से वाद संस्थित किया हुआ मान लिया जाएगा। चाहे वो अपील के लिए जा रहा है तो अपील संस्थित मान ली जाएगी, आवेदन के लिए जा रहा है तो आवेदन संस्थित की हुई मान ली जाएगी, ठीक है, बात आई समझ में। इसके बाद में अगला एक कंपनी जो परिसीमापक की ओर जा रही है, जिसने न्यायालय ने परिसीमापन कर दिया उस कंपनी का, उसके तरफ वाद कब दायर किया हुआ माना जाएगा, उसके बारे में बताया गया। उसके बाद में बताया गया है कि मुजरा या प्रतिदावा के रूप में वाद, इनका पृथक पृथक वाद माना जाता है। मुजरा और प्रतिदावा के रूप में पृथक पृथक वाद। मुजरा के लिए वाद, जब मुजरा के लिए आवेदन कर दिया जाता है, वाद संस्थित करते उस दिन माना जाएगा। प्रतिदावा, जिस दिन भी प्रतिदावा किया जाएगा उस दिन से वो प्रतिदावा मान लिया जाएगा, ठीक है। ये तो हो गई नॉर्मल भाषा कि भाई क्या नॉर्मल क्या क्या चीज है, क्या क्या है। अब अपन इसको लॉ की भाषा में, अगर अपन भाई अपने को तो अल्टीमेटली काम तो लॉ की भाषा आ रही, ये तो अपने को मोटा मोटा समझ में आ गया कि अगर अपन अकिंचन के रूप में वाद ला रहे हैं, निःशुल्क विधिक सहायता के रूप में, निर्धन के रूप में वाद ला रहे हैं, तो कब आवेदन माना जाएगा, अपील वाद कब माना जाएगा। या अपन नॉर्मल किसी के खिलाफ, जैसे मैंने मनीष जी का उदाहरण दिया, तब वाद ला रहे हैं, तब कब आवेदन माना जाएगा। मुजरा कर रहे हैं, प्रतिदावा कर रहे हैं, या न्यायालय ने कंपनी का परिसमापन कर दिया गया है, तब कब वाद माना जाएगा। ये मोटा मोटा समझ में आ गया। अब इसका लॉ क्या कहता है उसके बारे में समझेंगे अपन। सेक्शन 3 स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले ये पार्ट 2 में देखते हैं, ठीक है। पार्ट 2 की टाइटल है वाद, अपील और आवेदन की परिसीमा। इंग्लिश में देखें तो लिमिटेशन ऑफ सूट्स, अपील्स एंड एप्लीकेशन, ठीक है। इसमें सेक्शन 3 है बार ऑफ लिमिटेशन, परिसीमाओं द्वारा वर्जन। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेंट इन सेक्शन 4 to 24 inclusive, subject to this section 4 to 24, every suit instituted, appeal preferred and application made after the prescribed period shall be dismissed although limitation has not been set up as a defense.
इसका धारा 3 है परिसीमा द्वारा वर्जन। उसकी उपधारा 1 क्या कहती है कि धारा 4 से 24 तक जिनके अंतर्गत ये दोनों धाराएं आती है, अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन यह है कि विहित काल के पश्चात हर संस्थित वाद की गई अपील और किया गया आवेदन खारिज कर दिया जाएगा, यद्यपि प्रतिरक्षा के तौर पर परिसीमा की बात उठाई गई हो या नहीं। अपन ने यही यहाँ समझा कि चाहे इसने प्रतिरक्षा सामने वाले ने प्रतिवादी ने की हो या नहीं की हो, स्वतः उसका वाद खारिज हो जाएगा। परिसीमा में जो कोर्ट की ड्यूटी है वो वाद खारिज कर दिया जाता है। जैसे मेंस लिखा, मैंने आपने किसी ने मेंस लिखा हो, तो जब अपन जजमेंट राइटिंग लिखते हैं तो जजमेंट राइटिंग में पहला जो मुद्दा पहली लाइन ही आपको ये लिखनी पड़ेगी कि आपका जो वाद है वो परिसीमा के अंतर्गत है या नहीं है। तो इसका अर्थ है कि आप जज बनोगे तो आपकी भी ये ड्यूटी है चेक करने की वाद विद इन लिमिटेशन है या नहीं। ठीक है, ये इसकी जो क्लॉज फर्स्ट है वो ये कह रहा है कि आपको चेक करना है वाद परिसीमा के अंतर्गत है या नहीं है। जरूरी नहीं है कि सामने वाला प्रतिरक्षा करे, क्या पता भूल जाए वो प्रतिरक्षा करना, उसको पता नहीं हो कि वो लिमिटेशन 137 है प्रविष्टियां दे रखी है, पर आप जज हो, आपको तो पता होना चाहिए क्या ये जो वाद है विद इन लिमिटेशन है या नहीं। अब इसका सब सेक्शन 2 क्या कहता है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, सिर्फ इस एक्ट के पर्पज के लिए, न कि अदर एक्ट सीपीसी वगैरह अदर एक्ट नहीं, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के लिए वाद कब संस्थित माना जाएगा वो बताता है क्लॉज सेकंड। वाद कब इन एन ऑर्डिनरी केस व्हेन द प्लेंट इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर, जैसा अपन ने उदाहरण से समझा, अगर नॉर्मल वाद है तो प्रॉपर ऑफिसर के समक्ष अगर आपने वाद अपील आवेदन कर दिया उस दिन से वाद संस्थित हुआ मान लिया जाएगा आपका। ठीक है, क्लॉज से जैसे इसका हिंदी अपन पढ़े तो मामूली दशा में तब होती है जब वाद पत्र उचित ऑफिसर के समक्ष उचित अधिकारी के समक्ष उपस्थित किया जाता है, तब से आपका वाद अपील आवेदन संस्थित मान लिया जाएगा। ठीक है, इन द केस ऑफ ए pauper when the application for leave to sue as a pauper is made, and फिर इसका थर्ड क्लॉज है in the case of a claim against a company which is being wound up by the court when the claimant first sends in his claim, इसमें अशुद्धि है शायद, क्लेम ये हाँ इसमें अशुद्धि है, टू द ऑफिशियल लिक्विडेटर। ठीक है, अकिंचन की दशा में तब होती है जब अकिंचन के तौर पर वाद लाने की इजाजत के लिए उसके द्वारा आवेदन कर दिया जाता है। जैसा अपन ने पढ़ा कि जब गरीब के रूप में वो निर्धन के रूप में वाद लाने का आवेदन करेगा कि भाई साहब आप हमारी मदद करो, उसी आवेदन के दिन से उसके खिलाफ वाद संस्थित किया गया, उसके द्वारा वाद संस्थित कर लिया मान लिया जाएगा। ठीक है, उस कंपनी के विरुद्ध दावे की दशा में जिसका न्यायालय द्वारा प्रीसीमापन किया जा रहा हो तब होती है जब दावेदार के दावे का परिणाम शासकीय समापक को पहली बार पारित कर दिया जाता है। ठीक है, अब इसका बी क्लोज है, एनी क्लेम बाय वे ऑफ ए सेट ऑफ और ए काउंटर क्लेम शैल बी ट्रीटेड एज ए सेपरेट सूट एंड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड। मुजरा या प्रति दावे के तौर का दावा एक पृथक वाद माना जाएगा और ये समझा जाएगा कि ऐसा दावा अब कब संस्थित हुआ, मुजरा का वाद संस्थित करने की तारीख से, इन द केस ऑफ ए सेट ऑफ ऑन द सेम डेट एज द सूट इन विच द सेट ऑफ इज प्लीडेड, वाद संस्थित किया गया होगा जिसमें मुजरे का विवेचन किया गया है। इन द केस ऑफ ए काउंटर क्लेम ऑन द डेट ऑन विच द काउंटर क्लेम इज मेड इन कोर्ट, जैसे अपन ने पढ़ा कि प्रतिदावा जिस दिन से प्रतिदावा होगा उस दिन से संस्थित किया मान ले, मुजरा जिस दिन के लिए मुजरा के लिए वाद संस्थित होगा उस दिन से मान लिया जाएगा मुजरा संस्थित होगा। ठीक है, सी पॉइंट है इसका, एन एप्लीकेशन बाय नोटिस ऑफ मोशन इन ए हाई कोर्ट इज मेड व्हेन द एप्लीकेशन इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। उच्च न्यायालय में प्रस्ताव की सूचना द्वारा आवेदन तब होता है जब आवेदन उच्च न्यायालय के उचित ऑफिसर के समक्ष उपस्थित किया जाता है। उच्च न्यायालय में कब होता है ये भी इसका ग क्लॉज बताता है कि सूचना द्वारा आवेदन तब होता है जब आवेदन उच्च न्यायालय के उचित ऑफिसर के समक्ष कर दिया जाता है। ठीक है, इसका सेक्शन 4 है कि अब इसको थोड़ा समझेंगे ना, लॉ डायरेक्ट अपने पास पढ़ाई है कि भाई कब से परिसीमा, मान लो कि 3 साल किसी का परिसीमा काल दे रखा है, पैसे के लिए कोई छूट है, 3 साल परिसीमा काल दे रखा है, योगेश ने मनीष जी के ऊपर केस करना है योगेश को, योगेश पूरा 2 साल और 9 महीने और कुछ मतलब 11 महीने और 29 दिन सोता रहा। ये लास्ट दिन इसको याद आया यार मुझे मनीष के ऊपर केस करना था, भूल गया,
तो अगर वो कोर्ट जाता है और उस दिन संडे है या कोई अदर डे है, कोर्ट बंद है उस दिन, तो इसका वाद उसके अगले दिन ये वाद कर सकता है। इसका वाद परिसीमा से वर्जित नहीं माना जाएगा, क्योंकि जिस दिन ये जाग कर आया था, जिस दिन इसको पता चला था कि मुझे मनीष जी के खिलाफ वाद करना है, उस दिन कोर्ट बंद था। ये तो जागा हुआ था, मतलब व्यक्ति जागा हुआ होना जरूरी है। कोर्ट सो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो आपको एक्स्ट्रा दिन मिल जाएगा एक। और इसमें ये भी है कि मान लो कोर्ट का हाफ डे हो रहा है और हाफ डे नहीं है कोर्ट का, तो भी वो पूरे दिन बंद माना जाएगा। हाँ, वो पूरे दिन के लिए बंद माना जाएगा कि आज पूरा दिन ही कोर्ट बंद था। तो ये रिलीफ है। मतलब लिमिटेशन का जो ऑब्जेक्ट था, उद्देश्य था कि जागृत लोगों की मदद करता, सुषुप्त लोगों की नहीं, ठीक है। तो जागृत योगेश चाहे लास्ट दिन ही हुआ है, फिर भी उसकी पूरी मदद की जाएगी। अगर कोर्ट बंद है तो उसको एक्स्ट्रा दिन मिला जाएगा, ताकि इसका जो अधिकार है वो वर्जित नहीं हो। ये अपना अधिकार पाने से वर्जित न होना चाहिए। चाहे कोर्ट अगर बंद है तो उसके अगले दिन ये वाद ला सकता है। ये होगी नॉर्मल भाषा, ठीक है। अब इसको बेयर एक्ट में कैसा लिखा हुआ है? Expiry of prescribed period when court is closed, where the prescribed period for any suit, appeal or application expires on a day when the court is closed, the suit, appeal or application may be instituted, preferred or made on the day when the court reopens. जहां किसी वाद, अपील, आवेदन के लिए विहित काल का अवसान किसी ऐसे दिन होता हो जिस दिन न्यायालय बंद हो, वहां उस दिन वाद संस्थित किया जा सकेगा, अपील की जा सकेगी, आवेदन किया जा सकेगा जिस दिन न्यायालय फिर से खुले, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इसमें दे रखा है, ए कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी क्लोज्ड ऑन एनी डे विद इन मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन इफ ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ इट्स नॉर्मल वर्किंग आवर इट रिमेन्स क्लोज्ड ऑन दैट डे। स्पष्टीकरण दे रखा है, न्यायालय इस धारा के अर्थ के भीतर उस दिन बंद समझा जाएगा जिस दिन अपने काम के नियमित काल के किसी भी भाग में बंद रहे। मतलब आधा दिन भी बंद रहना जरूरी नहीं है, अगर आधे घंटे के लिए भी बंद है ना तो भी योगेश को पूरा दिन मिलेगा। जरूरी नहीं है कि आप आधे दिन ही बंद हो तो ही, मतलब मान लो 4 बजे का कोर्ट का टाइम है, कोर्ट 3:30 बजे बाद आधे घंटे बंद रह गया, योगेश उसी टाइम पहुंचा वाद लेके, भाई ट्रैफिक वगैरह हो सकता है, भाई जगह होगा कुछ, तो फिर अचानक याद आया अरे यार वाद करना, चलो वहां जाएंगे, वहां से गाड़ी पकड़ेंगे, तो क्या पता ट्रैफिक में फंस गया हो, टायर पंचर हो गया हो, आधे घंटे ही पहुंचा हो, कोर्ट बंद था, तो आपको एक्स्ट्रा एक दिन मिलेगा। ये वर्ष के लास्ट दिन में ही माना जाएगा, पूरे 3 वर्षों के काल को माना जाएगा? पूरे 3 वर्षों के काल को माना जाता है। जैसे मान लो कि कोई किसी का, मतलब ये तो उदाहरण लिया कि किसी का परिसीमा काल 3 साल दे रखा है, तो उस 3 सालों के अंतर्गत ही आपको वाद दायर करना होगा। अपील कर रहे हो तो अपील करने, आवेदन कर रहे हो तो आवेदन। चाहे आप मतलब आप अगर पहले दिन कर रहे हो तो आप बहुत जागृत हो, बहुत खुशी की बात है, आप लॉ के प्रति अवेयर हो, ठीक है। लेकिन आप मान लो अवेयर नहीं हो, आपको 12 महीने तक तो ये पता ही नहीं है कि मुझे इसके खिलाफ वाद लाना ही नहीं, 12 महीने बाद आपको पता चला, फिर आप सोच रहे हो यार वाद करूं नहीं करूं, क्योंकि यहाँ का सामाजिक परिदृश्य भी ऐसा है यार, उसने उसके खिलाफ वाद केस ले लिया, वो कोर्ट में घसीट रहा है उसको। सोचा आपने तो पहले अपने सामाजिक परिदृश्य से ऊपर आने का सोचा, लोग क्या कहेंगे, इस बीमारी से ऊपर उठे, फिर मान लो 6 महीने इसमें लग गए, फिर आप कह रहे हो यार आज जा रहा हूँ, कोई वकील साहब ढंग के नहीं मिल रहे हैं जो मेरा प्रतिरक्षा शानदार करे, मेरा वाद अच्छा चले, ऐसे उस ढूंढने में टाइम लगा दिया, फिर आप पैसे इकट्ठा करने में टाइम लगा दिया, तो ऐसा जाके अगर आप 3 साल तक जा रहे हो और वो एक दिन पहले भी आपका सारा अरेंजमेंट हो गया है तो आप बात कर सकते हो। मतलब ये 3 साल मान, जिस दिन से आपका अधिकार उत्पन्न हुआ है उस दिन से ये 3 साल, जैसे अपन ने पढ़ा कि बाद संस्थित किया हुआ कब माना जाएगा, ऐसे जिस दिन से आपका अधिकार अराइज हुआ है। मान लो कि मनीष जी ने आपकी जमीन पे कब्जा कर लिया, ठीक है, तो योगेश की जमीन पे कब्जा कर लिया, योगेश सो रहा है, पता है कि ठीक है यार मनीष ही कमा रहा है, अपनी जमीन मनीष की मान ले, तो एक वो भाई जिस दिन से इसने कब्जा किया है उस दिन से आपका अधिकार उत्पन्न हो गया है। अब आप उसको न्यायालय में जा रहे हो अधिकार पाने के लिए, नहीं जा रहे हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, कोर्ट नहीं जानता कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, लेकिन मनीष जी ने आपको ऊपर कब्जा कर दिया, अब आपका अधिकार, मनीष जी तो क्यों जाएंगे, उनको तो जमीन मिल रही है आपकी, वो तो केस करेंगे नहीं, जमीन किसको चाहिए वापिस, खुद की आपको चाहिए, तो आप जाओगे कोर्ट, और वो जो 12 साल जो भी टाइम पीरियड दे रखा है उसके लिए आपको केस लेना पड़ेगा, वाद करना पड़ेगा उन 12 सालों के अंतर्गत ही। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप सो रहे हो, फिर अगर टाइम पीरियड पूरा हो जाता है और आप उस जमीन के खिलाफ कब्जा के लिए वाद नहीं ला रहे हो तो इनका अधिकार उत्पन्न हो जाएगा, फिर वो जमीन इनकी हो जाएगी। आप अगर टाइम पीरियड के बाद जा रहे हो और इनसे अगर कब्जा खाली करवा रहे हो तो वो जमीन फिर ये सूट लाएंगे, फिर इनका अधिकार उत्पन्न हो जाएगा आपके खिलाफ,
बात समझ में आई? जिस दिन अधिकार उत्पन्न हुआ उस दिन के अपने को बाद, उस दिन से टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। 3 साल, 12 साल, 6 साल, जो भी 6 महीने, जो भी टाइम पीरियड दे रखा है शेड्यूल में, वो उस हिसाब से, ठीक है। अब एक्सटेंशन ऑफ ए प्रेस्क्राइब्ड पीरियड इन सर्टेन केसेस, मतलब अब सेक्शन 5 जो आज के लिए लिमिटेशन में लास्ट पढ़ेंगे, फिर थोड़ा बहुत बीएनएसएस देखेंगे। क्या टाइम है? 7-10, ठीक है, टाइम। तो सेक्शन 5 देखेंगे अपन, ठीक है। तो सेक्शन 5 ये दे रखा है कि कुछ ऐसी दशा है जब विहित काल अगर पूरा भी हो रहा है तो भी कोर्ट को आप कुछ विशेष कारण दिखा देते हो तो आपको कोर्ट छुट्टी दे सकती है। लेकिन इसका एक परंतु टाइप में ये है कि वो ऑर्डर 21 के रिलेटेड नहीं होना चाहिए। सीपीसी के ऑर्डर 21 के रिलेटेड आपको कोई विहित काल में छूट नहीं मिलेगी, ठीक है। ऑर्डर 21 के बाद अगर आप कोई भी आपका सूट है, वाद है, अधिकार है, तो आप विहित काल के अंतर्गत ले सकते हो। मान लो इसमें स्पेशल कारण जो इसका स्पष्टीकरण में दे रखा है कि मान लो आप हाई कोर्ट का कोई जजमेंट आया, उससे आप भुलावे पड़ गए हो, मान लो 3 ईयर रूल आ गया, ठीक है। आपको स्पष्ट नहीं पता कि आरजेएस के लिए 3 ईयर रूल आया ही नहीं आया है, आप उसमें भुलावे पड़ रहे हो। अभी जैसे एडीसी के लिए भाई आरजेएस का एक्सपीरियंस भी उसमें काउंट करेंगे, आपको पता नहीं है, तो उसमें आपको छूट मिलेगी। वो आपको विशेष कारण हो गया कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, मेरे को पता नहीं चला कब आया, क्या है, मेरे तक पहुंचा ही नहीं है। ये लॉ के बारे में तो जानकारी होनी चाहिए आपको, ठीक है। ये तो भारत का लॉ कहता है कि विधि की भूल सब में नहीं है, आपको तथ्य की भूल सब में है, विधि की भूल सब में नहीं है। लेकिन आप फिर भी एक्सेप्शनली आप भुलावे में पड़ गए हो, मतलब वो जजमेंट समझ में नहीं आया आपको कि भाई कोर्ट क्या कहना चाह रहा है, क्या है, उस भुलावे में पड़ गए हो, तो स्पेशल कारण हो सकता है। कोई और भी स्पेशल कारण हो सकते हैं, मेडिकल वगैरह बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, हैवी प्रॉब्लम है, तो वो आपको छूट मिल सकती है, कोर्ट दे सकता है। स्पेशल कारण देके आप विहित काल से छूट ले सकते हो, लेकिन ऑर्डर 21 के रिलेटेड मैटर नहीं होना चाहिए। आ रहा है समझ में? अपन बैरेक्ट देखेंगे, बैरेक्ट क्या लेना है। सेक्शन 5 एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड इन सर्टेन केसेस, ठीक है। एनी अपील और एनी एप्लीकेशन अदर देन एन एप्लीकेशन अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 21 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 मे बी एडमिटेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड इफ द एप्लीकेंट या अपीलेंट है या एप्लीकेंट है, क्या है लिखना? अपीलेंट है, एप्लीकेंट और द एप्लीकेंट satisfies the court that he had sufficient cause for not preferring the appeal or making the application within such period। कोई भी अपील या कोई भी आवेदन जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 21 के उपबंधों में से किसी के अधीन आवेदन से भिन्न हो, विहित काल के पश्चात ग्रहण किया जा सकेगा यदि अपीलार्थी या आवेदक न्यायालय का ये समाधान कर दे कि उसके पास ऐसे काल के भीतर अपील या आवेदन न करने के लिए पर्याप्त हेतु है। जैसे अपन ने थोड़े टाइम पहले समझा कि भाई अगर ऑर्डर 21 के अलावा मैटर है तो आपको पर्याप्त कारण देके छूट मिल सकती है विहित काल में। इसका स्पष्टीकरण भी यही कह रहा है कि ये तथ्य कि अपीलार्थी या आवेदक विहित काल का अभिनिश्चय या संगणना करने में उच्च न्यायालय की किसी आदेश, पद्धति या निर्णय के कारण भुलावे में पड़ गया था, इस धारा के अर्थ के भीतर पर्याप्त हेतु हो सकेगा, ठीक है। ये आपको छूट मिलेगी। इसके बारे में अपन ने बड़ा अच्छी तरह से समझा। अपन अब बीएनएसएस की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले इसको कल बहुत अच्छी तरह से तैयार करके आना है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि नहीं आ रहा है यार ढंग से पढ़ के आना है।